Hello, good morning, students. In our previous lectures, we calculated the packing efficiency of HCP and FCC, which is same, that is 74%. Then we calculated the packing efficiency of BCC crystal. It came out to be 68%. Today we shall be starting our lecture with calculation of packing efficiency of simple cubic crystal, which is quite simple in comparison to the two earlier we did. Simple cubic में, as you remember, there are atoms on corners only. I haven't drawn all the atoms on 8 corners. I have drawn just 4, just to simplify the things. Otherwise there are 8 atoms on the all the 8 corners are occupied, but we are drawing here just 4 of the front. And we know if this is the edge length A and R is the radius, then a very simple relationship here is evident. A is equal to 2R. मतलब एज की लेंथ जो है वो 2 एटॉमिक रेडियाई के बराबर है, और हमें ए और आर की वैल्यू ही इसके लिए मेनली सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है पैकिंग एफिशिएंसी से पहले. अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी में हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ ion or atom, whatever is there. तो वॉल्यूम ऑफ एटम और आयन हमें मालूम है. बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1, और इस एक एटम के वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल यूनिट सेल. सो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1. 1 मीन्स एक एटम है तो 1 से ये करेंगे, आर रेडियस है उस एटम या आयन का. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो आता है ए क्यूब, और ए क्यूब हमारे इस केस में है 2r का क्यूब, दैट इज़ 8r क्यूब. तो हम इसको 8r क्यूब से डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. सो r क्यूब तो सीधे चले जाएंगे. बाकी ये सारा कैलकुलेट करेंगे, देन इट विल कम आउट टू बी 52.36%, जिसको हम राउंड ऑफ करके 52.4% कह देते हैं अक्सर. सो फाइनली ये तीनों कैलकुलेट करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि FCC या HCP, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ पैकिंग एटम्स और आयंस इन एनी क्रिस्टल, एंड इट इज़ ग्रेटर दैन BCC which is 68%. That still is greater than simple cubic, जिसको आप प्रिमिटिव भी कहते हैं, 52.4%. सो हमें ये सारी पैकिंग एफिशिएंसीज कैलकुलेट करके फाइनली हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं दैट FCC और HCP इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ पैकिंग क्रिस्टल्स और आयंस. इसमें सिर्फ 26% स्पेस जो है वो खाली रहती है, बाकी 74% ऑक्यूपाइड है, और इनमें थोड़ी कम और इसमें काफ़ी कम ऑक्यूपाइड है. इसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे तो डेंसिटी का हमें वैसे मालूम है, डेंसिटी होती है किसी भी चीज़ का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो अब जब यूनिट सेल की डेंसिटी की बात, यूनिट सेल की डेंसिटी के लिए हमें सबसे पहले
उस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं और उनका मास क्या है ये पता चाहिए। वॉल्यूम तो हम पहले भी निकालते आए हैं, अगर यूनिट सेल की एज की लेंथ a है तो वॉल्यूम a क्यूब हो जाएगा, वो सिंपल है। पहले हम मास की कैलकुलेशन करेंगे। मास की कैलकुलेशन के लिए मास डिपेंड करेगा एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ atoms in that unit cell। एटॉमिक मास को हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। अब ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि हमें डेंसिटी के लिए एक एटम का मास चाहिए। एक एटम का मास हम कैसे निकालते हैं? जिस भी एटम का मास निकालना है उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एक एटम का मास आ जाएगा ये, और फिर कितने एटम्स हैं उनकी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमें याद होना चाहिए, अगर FCC यूनिट सेल होगा तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर BCC होगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिंपल होगा तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि FCC में 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, BCC में 2 होते हैं, सिंपल में 1 होते हैं। तो ये रही मास की कैलकुलेशन की। अब एटॉमिक मास को अगर आप m लिखते हैं और एवोगैड्रो नंबर को Na ही लिखते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स को हम लिख देंगे Z से। तो ये तो आ गया मास ऑफ यूनिट सेल। अब डेंसिटी रो के लिए हम क्या करेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल विच कम्स आउट टू बी m मल्टीप्लाइड बाय z डिवाइडेड बाय Na। इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है a क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब, where a cube is volume of the unit cell and a is edge length of unit cell। So फिर से देखिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या किसी भी चीज़ की डेंसिटी निकालनी हो तो हम मास ओवर वॉल्यूम करते हैं। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब होगा अगर a उसकी एज लेंथ है। मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट जिस भी चीज़ का यूनिट सेल है उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, उससे एक एटम का मास आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। अब हो सकता है यूनिट सेल आपको FCC दिया है, BCC दिया है या सिंपल दिया है, जो भी दिया है आपने उस हिसाब से ये वाला नंबर सेलेक्ट करना है। तो FCC होगा तो ये नंबर 4 होगा, BCC के लिए 2 पुट करना है, और सिंपल यूनिट सेल होगा तो 1 पुट करेंगे, और आपका फॉर्मूला फिर बन जाता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय Z। Z इज एनी ऑफ दीज 4, 2, 1, इनमें से कोई वैल्यू भरी जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। देन रो कम्स आउट टू बी m मल्टीप्लाइड बाय Z डिवाइडेड बाय Na एंड Na मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब या होल डिवाइडेड बाय a क्यूब भी कह सकते हैं आप इसको। सो डेंसिटी का फार्मूला ये रहेगा। डेंसिटी का फार्मूला याद रखना, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ के इसको करें। इसके न्यूमेरिकल्स हम इसके बाद करेंगे, लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इम्परफेक्शंस ऑब्लिक डिफेक्ट्स या इरेगुलरिटीज़ इन क्रिस्टल्स। इम्परफेक्शंस, डिफेक्ट्स या इरेगुलरिटीज़ का क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि आइडियली किसी क्रिस्टल को कैसे होना चाहिए वो हमने पहले स्टडी किया कि BCC इस तरह से बनता है, FCC इस तरह से बनता है, HCP इस तरह से बनता है, सिंपल क्यूबिक इस तरह से बनता है। तो हमने उसमें जो मेन चीज़ हम समझ पाए उसमें ये था कि एनायंस जो कि आमतौर पे आयनिक क्रिस्टल्स की बात कर रही हूँ पहले, तो एनायंस जो कि आमतौर पे बड़े होते हैं वो
बेसिक क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, जैसे उन्होंने बना लिया, मान लीजिए FCC बना लिया। फिर FCC में कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी, कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी, जो कि मैंने आपको लोकेशंस बताई थी। तो डिपेंडिंग अपॉन द फार्मूला जो केटायंस होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं यूजुअली, तो वो या टेट्राहेड्रल वॉइड्स में या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में या समटाइम्स क्यूबिकल या ट्राइगोनल वॉइड्स में एडजस्ट होते हैं। तो बेसिक चीज़ क्या है, जैसे ये बोलिए कि मेन ढांचा सा जो है, बाहर का ढांचा एनायंस बनाते हैं क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, और उस ढांचे के अंदर जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रूम्स की तरह, मान लीजिए जो रूम्स बनते हैं छोटे छोटे, या रूम्स छोड़िए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब उनके छोटे छोटे प्लेसेस जो बनते हैं, वहाँ पे आके छोटे वाले आयंस यूजुअली जो कि क्या होते हैं, केटायंस होते हैं, वो वहाँ पे जाके एडजस्ट होते हैं। अब आइडियली हमें पता है कि एक क्रिस्टल लैटिस में A के बाद B आना चाहिए, B के बाद A आना चाहिए, फिर B, फिर अगेन A B, इस तरह से केटायन एनायन का ये पैटर्न अगर है तो होना चाहिए। बट समटाइम्स जहाँ पे A को पाया जाना चाहिए वहाँ से अगर A गायब है, एक क्रिस्टल में कहीं और जगह जाके बैठ गया, उसको टेट्राहेड्रल वॉइड में रहना था, वो ऑक्टाहेड्रल में जाके बैठा है, तो भी जहाँ होना चाहिए था वहाँ तो नहीं है। और अगर ऑक्टाहेड्रल में होना था वो क्यूबिकल में बैठ गया, तो भी गलत है। और अगर क्रिस्टल को छोड़ के ही कहीं बाहर निकल गया हुआ है तो भी गलत है। मतलब इस तरह का जो हम डिसिप्लिन एक क्रिस्टल से एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्रिस्टल में भी थोड़ा बहुत कुछ इनडिसिप्लिन पाया जा सकता है। और उस इनडिसिप्लिन को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलरिटी, इम्परफेक्शन, डिफेक्ट, इन नामों से हम ऐसे इस क्रिस्टल के इनडिसिप्लिन को इन नामों से जानते हैं। तो आप डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द अनएक्सपेक्टेड इर्रेगुलरिटीज फाउंड इन अ क्रिस्टल सिस्टम आर कॉल्ड imperfections or defects और irregularities simply। ये दो तरह की होती हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट्स या लाइन, और दूसरा है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट नाम से ही पता चलता है, जब किसी एक लैटिस पॉइंट के इर्द गिर्द, मतलब कोई किसी एक लैटिस पॉइंट पे गड़बड़ हो रही है, या कुछ एक केवल लैटिस पॉइंट्स पे गड़बड़ हो रही है, जहाँ पे मान लीजिए जैसे ए, मैंने पहले भी कहा कि ए को मौजूद होना था, ए वहाँ से गायब है। किसी दूसरे पॉइंट पे जाइए, वहाँ बी होना चाहिए था, बी गायब है, कहीं और जगह बैठा है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। लेकिन अगर इसके विपरीत ऐसा होता है कि ए पॉजिटिव के बाद बी नेगेटिव, बी नेगेटिव के बाद ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ऐसे आना चाहिए था, और कहीं पूरी की पूरी रो में ही गड़बड़ है, कोई पूरी की पूरी रो उखड़ गई है, या जैसे ए के बाद बी आना था तो ए के बाद कहीं ए ही आ जा रहा है, इस तरह की अगर इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं तो हम उसको बोलेंगे रो या लाइन का डिफेक्ट बोलेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या हुआ? पॉइंट डिफेक्ट आप लिख लें। पॉइंट डिफेक्ट्स आर द irregularities from ideal arrangement of a crystal about a lattice point in a crystalline substance। तो ये पॉइंट डिफेक्ट हुआ। हमारे NCERT के सिलेबस में लाइन डिफेक्ट्स आपके सिलेबस में नहीं हैं, +2 में, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स की मेनली 3 टाइप्स हैं। वन इज़ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, तो दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होगा, और एक तीसरी टाइप है, दैट इज़ इम्प्योरिटी। स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की पहले डेफिनेशन लिखें। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की डेफिनेशन होती है, व्हेन द रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन is found same in the crystal lattice in spite of the defect as indicated by the formula of that substance, then such defect is called stoichiometric defect। stoichiometric defect का मतलब ये हुआ, जैसे सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में हमें मालूम है कि एक सोडियम है,
तो एक क्लोराइड है फॉर्मूला में, और सोडियम क्लोराइड में कोई डिफेक्ट पाया जाता है, उसके डिफेक्ट के बावजूद जब आप वहाँ पे क्रिस्टल में वेरीफाई करते हैं तो 95 सोडियम और 95 क्लोराइड मिलते हैं हमको, यानी कि रेशो तो फिर 1:1 आ गई। तो ऐसा मतलब डिफेक्ट के बाद बावजूद डिफेक्ट के फॉर्मूला डिस्टर्ब ना हो तो उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इससे उल्टा हो गया, जब बात आएगी तो करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में सबसे पहले आता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट कैसा होता है? वैकेंसी डिफेक्ट, ये वाला जो वैकेंसी डिफेक्ट है ये आम तौर पे आयनिक क्रिस्टल्स में नहीं पाया जाएगा, ये नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाएगा। क्योंकि आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मेरा मतलब है जितना कैटायनिक चार्ज होगा उतना एनायनिक चार्ज नहीं रह पाएगा, वो डिफेक्ट उसमें नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है नॉन आयनिक में। तो जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि यहाँ एक पार्टिकल होना था, यहाँ होना था, यहाँ वाला तो है, यहाँ वाला गायब है, यहाँ है और उसके बाद यहाँ वाला भी गायब है। दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट। Vacancy defect means some of the constituent particles have left the crystal lattice. They are not present inside the crystal lattice, and in place of them some vacancies are created. So दिस डिफेक्ट यूजुअली अराइजेज ड्यू टू हीटिंग। जब आप किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो एस्केप कर जाते हैं, चले जाते हैं क्रिस्टल को छोड़ के। अब जाहिर सी बात है इस क्रिस्टल लैटिस का डिफेक्ट क्या होगा, इस डिफेक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम क्या होंगे? डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी तो डिक्रीज करेगी, टोटल वॉल्यूम उतना का उतना ही रह रहा है, बीच में से आप पार्टिकल्स निकाल दे रहे हैं यानी कि मास कम हो जा रहा है, तो डेंसिटी विल डिक्रीज। पहला डिफेक्ट। दूसरा पहला कॉन्सिक्वेंस, और दूसरा कॉन्सिक्वेंस इसका आपको दिखना चाहिए कि ये ऐसे है जैसे दीवार थी और दीवार में से 2-3 ईंटें आपने निकाल ली हैं, तो दीवार के गिरने के स्कोप्स तो फिर बन ही जाते हैं। मीन्स स्टेबिलिटी जो है वो इस डिफेक्ट से कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। इसके बाद बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक का दूसरा टाइप है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे हमने पिछले वाले डिफेक्ट में तो किया कि यहाँ पे पार्टिकल को होना था, हमने क्रिस्टल को हीट किया, वो क्रिस्टल को छोड़ के ही भाग गया है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इससे थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, ड्यू टू सर्टन रीजंस यहाँ से जो पार्टिकल था वो क्रिस्टल को छोड़ के नहीं भागा, लेकिन उसने यहाँ मौजूद होना था, वो किसी और इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ गया है। मीन्स है क्रिस्टल लैटिस में ही, क्रिस्टल को छोड़ के नहीं भागा, कहीं और जाके बैठ गया है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या हुआ? व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट ऑन some site which is not meant for it. It is present elsewhere. Then such defect is called interstitial defect. Interstitial defect से भी आपको दिख रहा है कि स्टेबिलिटी तो डिक्रीज होगी, हाँ डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि द पार्टिकल हैज़ नॉट लेफ्ट द क्रिस्टल, इट इज़ इनसाइड द क्रिस्टल. So stability of the crystal decreases due to interstitial defect, but density does not decrease. Then we come to ये जो vacancy defect था और interstitial defect था, these two defects are shown by non-ionic crystals. अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट. ये स्टोइकियोमेट्रिक के दो और टाइप्स थी. दो हमने कर ली, वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तीसरा आएगा फ्रैंकल डिफेक्ट और चौथा आएगा शॉटकी डिफेक्ट. ये स्टोइकियोमेट्रिक में था. तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट मोर और लेस जो है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के साथ रिजेंबल करता है. फ्रैंकल डिफेक्ट का एक और नाम भी है डिसलोकेशन डिफेक्ट. तो इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये फ्रैंकल डिफेक्ट है. फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या था? ये केटायन, एनायन का प्लेस, केटायन का आइडियल प्लेस, एनायन का एनायन. यहाँ पे किसको होना चाहिए था? ए पॉजिटिव को, यानी कि केटायन को होना चाहिए था. वो यहाँ नहीं है, वो किसी और इंटरस्टिशियल साइट में जाके एडजस्ट हो गया. फिर अगला एनायन अपनी जगह पे है, केटायन, देन केटायन, एनायन,
this should be A positive and B negative. So what we are seeing that this place was meant for A positive. It is not present there. It is present in some other interstitial site. So इस डिफेक्ट का दूसरा नाम इसीलिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह देते हैं इसको. तो अब ऐसा कब होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट किन कंडीशंस में डेवलप होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट तब डेवलप होता है जब केटायन का साइज एनायन की अपेक्षा काफ़ी छोटा है. तो कंडीशंस फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट होगी व्हेन द साइज ऑफ केटायन इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ एनायन. अगर ऐसी स्थितियां होंगी तभी केटायन जो है आसानी से स्लिप कर सकेगा. अगर केटायन छोटा होगा, केटायन बड़ा होता तो स्लिप नहीं करता अपनी जगह से और कहीं और ना पहुंचता. और दूसरी कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो. केटायन का इस तरह से भागना तभी आसान होगा जब उसके इर्द गिर्द के जो आयन्स हैं या एटम्स हैं उनकी संख्या कम है, अदरवाइज उसको भागने ही ना देते. सो इस तरह का डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स आते हैं जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, क्योंकि इसमें जिंक या सिल्वर केटायन है जिनका साइज काफ़ी छोटा है, एनायन का साइज काफ़ी बड़ा है. तो कंडीशंस तो हो गई, लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्मॉलर साइज ऑफ केटायन. फिगर भी ज़रूर बनानी पड़ेगी इसमें आपको. कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स या परिणाम जिसको हम कहते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिख रहे हैं. बीच में से ये दीवार में से ईंट उखाड़ने जैसी स्थिति यहाँ पे भी होगी. ईंट यहाँ होनी चाहिए थी, आपने यहाँ पे लगा दी है, तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है. तो स्टेबिलिटी तो डिक्रीज करेगी. दूसरी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी. किसी भी डिफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी. ये तकरीबन सब में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से A पॉजिटिव गायब हो गया. जब भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो इस खाली जगह को भरने के लिए कोई ना कोई और चीज़ जंप करेगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. तो वो जंपिंग और मोबिलिटी का काम जब चल पड़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही. और फ्रैंकल डिफेक्ट में एक ख़ास बात क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, जो बाकियों में नहीं, किसी में बढ़ता आपने देखा होगा, क्योंकि सिमिलर केटायंस एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है. तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा, density will remain same, stability will decrease and electrical conductivity increases. Next is Schottky defect. Schottky defect जो है, जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट में मैंने कहा कि केटायन स्मॉल होता है और एनायन बड़ा होता है तब फ्रैंकल डिफेक्ट होता है. लेकिन Schottky डिफेक्ट में Schottky डिफेक्ट कब एग्जिस्ट करेगा? जब केटायन और एनायन का साइज सिमिलर होगा. फ्रैंकल डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता था तब होता था, लेकिन अगर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो जो डिफेक्ट पाया जाता है वो Schottky डिफेक्ट होता है. ना व्हाट इज Schottky डिफेक्ट? Schottky डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में केवल केटायन अपनी जगह से डिसलोकेट होकर कहीं और बैठा होता था. Schottky डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस. वो क्रिस्टल लैटिस से ही गायब हो गए होते हैं. सो दैट इज़ Schottky डिफेक्ट. तो Schottky डिफेक्ट में ये जैसे फिगर देखिए, यहाँ पे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव. यहाँ पे Cl नेगेटिव को होना था, यहाँ Na पॉजिटिव. यहाँ पे फिर से Na पॉजिटिव को होना था, नहीं है. यहाँ से Cl नेगेटिव गायब है, Cl नेगेटिव एंड लाइक दिस. तो इस तरह के डिफेक्ट को हम कहेंगे Schottky डिफेक्ट. डेफिनेशन हमने लिखी ली कि व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस. कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम क्या होंगे Schottky डिफेक्ट के? डिक्रीज इन डेंसिटी. अब ये क्रिस्टल को छोड़कर ही भाग गए हैं तो क्रिस्टल का मास कम हो गया है, वॉल्यूम तो उतना ही है, इसलिए डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी. इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी कह लें. तो जब भी किसी आयन का, केटायन और एनायन का वैकेंसी क्रिएट होगी तो वहाँ पे दूसरे जंप के जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो ये वाले Cl नेगेटिव की जगह को Cl नेगेटिव ये वाला जंप करके भरने की कोशिश करेगा, Na की भी कोई भरने की कोशिश करेगा, यानी कि मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी ही होगी. जब चीज़ें अपनी जगह जहाँ पे कायदे से उनको होना था वो वहाँ पे नहीं है तो स्टेबिलिटी कम होगी. इट इज़ अगेन द सिमिलर एग्जाम्पल कि दीवार से आपने 2 ईंटें निकाल ली हैं तो दीवार के गिरने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है. फिर
इस तरह से स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स तो हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड जिस वक्त क्रिस्टलाइज हो रहा होता है उस वक्त उसमें कुछ एक इम्प्योरिटीज़ स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ में क्रिस्टलाइज हो जाए, मान लो हो जाती हैं अक्सर। तो क्या होगा कि सोडियम पे तो 1 पॉजिटिव चार्ज है और स्ट्रोंशियम पे जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज है। आप मान लीजिए पहले जब क्रिस्टल बना उस कायदे से क्रिस्टल में क्या होना चाहिए, 100 अगर पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो 100 ही क्या चाहिए हमको, नेगेटिव चार्ज चाहिए। नेगेटिव चार्ज इज़ ओके, 100 है, 100 Cl नेगेटिव हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव मान लीजिए क्रिस्टल में एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव गलती से आ गया, तो फिर उसके कारण जो गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या होगा कि एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव जो है 2 Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा, वो गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे Sr2 पॉजिटिव एडजस्ट हो गया और इसके 2 पॉजिटिव चार्ज की जगह आपने 2 Na पॉजिटिव यहाँ से गायब हो गए। तो इट इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ये जैसे आमतौर पे सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड का इम्प्योरिटी होती है, और ठीक वैसे ही सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल में कैडमियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी पाई जाती है। तो एक कैडमियम जो है जिसका चार्ज 2 पॉजिटिव है वो 2 सिल्वर को डिस्प्लेस या रिप्लेस कर देता है, तो इसको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगेन इम्प्योरिटी डिफेक्ट से भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल कम हो जाएगी। Then is non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects की पहली टाइप है metal excess due to anion vacancy. अब metal excess का मतलब है metal is always cation. Metal excess due to anion vacancy का मतलब है कि जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल किया कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है इसमें 100 सोडियम और 100 Cl हैं, मान लीजिए, लेट अस से। नाउ व्हाट वी डू, हमने इसको सोडियम की प्रेजेंस में हीट कर दिया तो सरफेस पे था Na। अब यहाँ से Cl नेगेटिव उठा, वो बाहर चला गया, लेकिन Cl नेगेटिव को Na तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो Na उसके लिए क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। ये पॉजिटिव होगा तभी इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा दैट विल अगेन गेट ट्रैप्ड इन द प्लेस फ्रॉम वेयर Cl नेगेटिव हैज़ गॉन। यानी कि Cl नेगेटिव हो चला गया, एक सोता हुआ आदमी बेड से उठ के भाग गया और अपनी जगह तकिया रख गया, ये इलेक्ट्रॉन रख गया। तो इलेक्ट्रिकल उससे क्या होगा, जी इसमें 100 सोडियम थे, उनका चार्ज 100 पॉजिटिव था, इसमें 100 क्लोराइड थे, 100 में से 99 रह गए, तो चार्ज 99 होना था, लेकिन साथ में वो क्या छोड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज तो 100 नेगेटिव ही रहा, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई और Cl नेगेटिव वहाँ से चला गया और अपनी जगह ये इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। जब कोई एनायन अपनी जगह से चला जाता है और इस तरह का इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, तो उसका नतीजा ये होता है कि जब भी ऐसे क्रिस्टल पे रेडिएशन गिरेगी तो दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट विल स्टार्ट एमिटिंग सर्टन रेडिएशंस विच विल गिव कलर टू द क्रिस्टल। और इसी कारण सोडियम क्लोराइड में जब इस तरह के ये वाला डिफेक्ट पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड वाइट नहीं होता, येलोइश कलर में होता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को मैंने पहले कह दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द place of anion or electron trapped in anion vacancy in metal excess type defect is called F center or Farb center. This is responsible for color of the crystal. Sodium chloride appears yellow due to such defect. Lithium chloride appears pink due to this defect. Potassium chloride appears violet due to this defect. ये आपको examples याद होने चाहिए साथ में। अगला टाइप है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक में मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा केटाइन। मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा केटाइन, पिछले केस में तो एनायन भाग गया था, तो
वो एक अलग केस था। अब इसमें क्या है, एक्स्ट्रा केटायंस की संख्या ही वैसे ही ज़्यादा होगी। तो जैसे जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हम हीट कर दें तो क्या होता है कि जिंक तो क्रिस्टल में ही रहता है, जिंक 2 पॉजिटिव, लेकिन O2 नेगेटिव जो है वो क्रिस्टल को छोड़ के भाग, मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगी। O2 नेगेटिव क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा एंड O2 विल गो अवे। सो दिस इज मेट, फिर वहाँ पे जिंक की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, अगेन इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन, जिंक की संख्या इसमें ज़्यादा होगी और ये इसी के कारण जिंक ऑक्साइड जो है इट अपीयर्स येलो ड्यू टू सच डिफेक्ट। देन इज दूसरी, इसकी तीसरी टाइप आ गई मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब केटायन की संख्या उसमें कम होगी। ये आमतौर पे ऐसा होता है जैसे FeO है, FeO में क्या है, कायदे से Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव है। ऐसे क्रिस्टल्स जो हैं दे आर समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इन स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशंस। तो वैसे में इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल, जैसे इसमें क्या होगा कि कुछ Fe2 पॉजिटिव को रिप्लेस करके क्या रख दिया जाएगा उसकी जगह, Fe3 पॉजिटिव। जैसे आपने 2 Fe2 पॉजिटिव वहाँ से गायब किए तो उनकी जगह फिर आप Fe3 पॉजिटिव अपनी, मतलब क्रिस्टल में ऐसी एडजस्टमेंट होती है कि ओवरऑल चार्ज जो है वो उसी तरह से एडजस्ट किए जाते हैं। तो प्रैक्टिकली इसमें जैसे FeO में अगर 1 Fe था तो 1 ही क्या होना चाहिए था, O2 नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी रेशो जो आती है वो Fe 0.96, 0.95 एंड O1 आती है। मतलब 100 O हैं, अगर O2 नेगेटिव हैं तो उसकी जगह Fe2 पॉजिटिव कितने हैं, 96 हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी चेक्ड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव। सो ऐसे केस में मेटल डेफिशिएंसी जो है Fe2 पॉजिटिव जो है वो उसकी संख्या कम होगी O2 नेगेटिव की अपेक्षा। तो ऐसे केस, ऐसे डिफेक्ट को कह देते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफेक्ट्स। in our next lecture we will study electrical properties of crystals and magnetic properties. Okay.